Hello everyone, this is PSIR Pathshala and today we are understanding the Unit 7 of MPSC 1001 India and the World. इग्नू में सेकेंड ईयर के कोर्स में MPSC 001 करके एक सब्जेक्ट आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसकी यूनिट नंबर 7 इंडिया यूएस रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं हम। वैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में भी है बट फ़िलहाल हम इस लेक्चर के अंदर इंडिया एंड यूएस रिलेशन को ही समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर लिख दिए सो दैट यू गेट एन आइडिया कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सप्लेन द चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद यूएस और यूरोपियन यूनियन के कैसे रिलेशनशिप रहे हैं हमें वो एक्सप्लेन करना है। पोस्ट कोल्ड वॉर को हम इन द फर्दर लेक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ EU दैट इज़ यूरोपियन यूनियन फॉर इंडियन फॉरेन रिलेशन। इंडियन फॉरेन रिलेशन में यूरोपियन यूनियन का क्या सिग्निफिकेंस है। इवेल्युएट इंडियाज़ रिलेशनशिप विद EU, क्या रिलेशनशिप है हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ। एनालाइज इंडियाज़ रिलेशन विद US आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया का रिलेशनशिप कैसा रहा वो भी हम फर्दर जो लेक्चर है उसमें आपको समझ में आता रहेगा। सबसे पहले इन दोनों कंट्रीज़ का ओवरव्यू लेते हैं, ये दोनों कंट्रीज़ कैसी हैं। सो मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ कि ये कैसी है, देन हम इसको एक्सप्लेनेशन को हम बाय द वर्ड मैं आपको समझाती जाऊँगी। सबसे पहले देखते हैं कि यूएस जो है एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। और यूएसएसआर जो है और यूएसए, ये दोनों एक ऐसी कंट्रीज़ थी, सिर्फ यही दो कंट्रीज़ थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एक समय में। पर लेकिन यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, यानी ये जो यूएसएसआर एक अकेली कंट्री नहीं थी, बहुत सारी कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व थी। ये एक तरीके का ग्रुप था, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, ठीक है। तो ये कंट्री जो है एक डिसइंटीग्रेट हो गई थी 1991 में क्यों, और उससे पहले यूएसए और यूएसएसआर के बीच में काफ़ी टाइम तक एक कोल्ड वॉर चला था जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर भी पड़ा था। तो मैं आपको बताऊं तो यूएस जो है एक सुपर पावर है और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बहुत है यूएस के अंदर। और जो यूरोपियन यूनियन है वो एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है। अगर हम ईयू की जो यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड इकोनॉमी भी इकट्ठी करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर ही आती है, मतलब इतना पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन। उसके पास दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ब्रिटेन और फ्रांस एज इट्स मेंबर। सो थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के पास मिलिट्री मसल है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। तो व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंट इज़ दैट कि जो मेंबर है यूरोपियन यूनियन के वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के भी मेंबर है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको इस पैराग्राफ के थ्रू जो मैंने एक्सप्लेन किया है अब हम वो पढ़ते हैं। सो अमंग ऑल द ग्लोबल पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन आर हाईली इन्फ्लुएंशियल। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं क्योंकि ये सुपर पावर्स हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वन ऑफ द मिलिट्री सुपर पावर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1991। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था 1991 में, यानी ये कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गई थी। इसके अंदर जितने भी ग्रुप्स थे वो सब अलग अलग हो गए थे। इट इज़ ऑल्सो द वेल्दीएस्ट कंट्री हैविंग द मिलिट्री पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। माना जाता है कि जो यूएस है वो ऐसी वेल्दियस्ट कंट्री है जिसके अंदर इतनी क्षमता है मिलिट्री कि वो पूरे दुनिया को ख़त्म कर सकती है। वहीं यूरोपियन यूनियन एक ऐसी बिगेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है वर्ल्ड की। इट हैज़ टू न्यूक्लियर पावर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। टुगेदर यूरोपियन यूनियन नेशंस हैव बोथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो यानी यूरोपियन यूनियन के पास इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ दोनों है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है नेटो की भी मेंबर है। नेटो एक यूएस लेड मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएस लेड मिलिट्री अलायंस है। मतलब कि एक उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है मिलिट्री का यूएस ने। अब इसके अंदर कुछ की टर्म्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सुपर पावर का मतलब होता है अ नेशन विद डोमिनेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री में पॉलिटिकली और इकोनॉमिक टर्म्स पे जो कंट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब उसकी पावर बहुत है, तो उसको बोला जाता है सुपर पावर। नेटो क्या है? वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बना था टू डिफेंड अगेंस्ट कम्युनिस्ट थ्रेट्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर।
अब यहाँ पे जो कम्युनिस्ट थ्रेट्स की बात हो रही है वो है यूएसएसआर में जो है कम्युनिस्ट माना गया उसको, उससे जो थ्रेट्स यूएस को होते थे इसके लिए उसने नेटो बनाया। यूरोपियन यूनियन, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज aimed at integrating policies and economies। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है एट इंटीग्रेटिंग पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमीज़। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ रिलेशन विद यूएसए एंड ईयू। इंडिया का कैसा रिलेशनशिप रहा है विद यूएसए एंड ईयू, जैसे कि हमने हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। India relationship with United States have been as friendly as expected, despite both being democracies। इंडिया का रिलेशनशिप यूएस के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहा है, जबकि दोनों जो हैं बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ है। सिंस द लेट 20th सेंचुरी बोथ कंट्रीज़ हैव ग्रोन क्लोजर। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता बनाए हुए हैं। द यूएस स्टिल मेंटेन्स अ सॉफ्ट अप्रोच टूवर्ड्स पाकिस्तान। अब आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान हमारा एक तरीके से एनिमी है, लेकिन यूएस जो है उसकी पाकिस्तान के टुवर्ड्स बड़ी सॉफ्ट अप्रोच है, जो एक तरीके से रॉड ब्लॉक का काम करती है इन फुल इंडो यूएस ट्रस्ट। यानी इंडिया जो है पाकिस्तान को अपना एनिमी समझता है, लेकिन यूएस की पाकिस्तान के टुवर्ड्स बड़ी सॉफ्ट अप्रोच है, यानी कि वो उसकी मदद करता है मिलिट्रीली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। जो इंडिया के और यूएस के रिश्ते के बीच में एक तरीके से रॉड ब्लॉक है, यानी कि एक तरीके से ट्रस्ट नहीं बना पाता है इंडिया यूएस की किसी भी बात पर, लेकिन फिर भी एक अच्छा रिलेशनशिप है। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन स्टेडली इम्प्रूविंग टाइज विद ईयू। इसीलिए इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ धीरे धीरे अपना रिश्ता अच्छा करता जा रहा है। बोथ साइड्स आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग ट्रेड एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। हम उनके साथ व्यापार भी करते हैं और पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी मेंटेन करते हैं, यानी बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते रहते हैं उनके साथ ताकि हम उसके साथ ट्रेड कर पाएँ। द इंडिया ईयू समिट बिगेन इन जून 2000 एमिंग टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन। हमने उनके साथ एक समिट की थी जून 2000 में, ताकि हम अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएँ। तो इसमें दो टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को समझ लेते हैं। इंडियन ईयू समिट एनुअल हाई लेवल समिट हुई थी, स्टार्टेड इन 2000 टू इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप पार्टनरशिप। ठीक है, एक 2000 में एक मीटिंग हुई थी ताकि हम अपने स्ट्रेटेजिक और ट्रेड पार्टनरशिप को इम्प्रूव कर सकें। सॉफ्ट टूवर्ड्स पाकिस्तान, इसका मतलब ये है, यूएस के लिए रेफ़र किया गया है कि वो हमेशा पाकिस्तान के टूवर्ड्स बड़ा सॉफ्ट रहता है। कॉन्टिन्यूइंग स्ट्रेटजी स्टाइल विद पाकिस्तान डिस्पाइट इंडियाज़ कंसर्न। इंडिया का एक कंसर्न है कि आप पाकिस्तान की मदद मत करो, यूएस को ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी यूएस जो है पाकिस्तान की मदद करता है, उसको बहुत सारी तरीके से एड प्रोवाइड करता है, यानी हेल्प देता है। अब हम समझेंगे इस यूनिट का पर्पस क्या है। अब हम इस यूनिट के अंदर, अब इस यूनिट एक्चुअल में स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम समझेंगे कि इंडिया इवेंटफुल इवॉल्विंग रिलेशन विद यूएस के साथ कैसे रिलेशनशिप है। फिर है इंडियाज़ ग्रोइंग कोऑपरेशन विद यूरोपियन यूनियन एंड इंडियाज़ टाइज विद इंडिविजुअल ईयू कंट्रीज़ के साथ कैसे कैसे हमारे रिलेशनशिप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं पहले इंडो यूएस सिविलाइजेशन एंड पॉलिटिकल कंटेंट का। एक्चुअली जो ये ऊपर लिखा है ये सारा ओरिजिनल है, ये सारा जो है ओरिजिनल पैराग्राफ है फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। इसकी एक्सप्लेनेशन में एज अ शॉर्ट नोट्स मैंने ये प्रोवाइड किया है, तो अगर आपके पास बुक है तो आप ये पढ़ सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे नोट्स में से ये जो PDF मैंने प्रोवाइड की है या लेक्चर जो है, आप इसमें से ये सिंपल लैंग्वेजेस में जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप इनको समझ सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो जो ओरिजिनल कंटेंट है वो यहाँ से शुरू होता है। इंडिया इन यूनाइटेड स्टेट्स आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी। ये इसका ओरिजिनल कंटेंट है। तो एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है इसकी, क्योंकि एक्चुअली मैं जो है मैं आपको एक क्लियर कर दूँ बात कि मैं बुक नहीं शो कर सकती ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़ हो सकते हैं, और इसमें मैं ओरिजिनल कंटेंट भी नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैंने सब कुछ पैराफ्रेज कर दिया।
सो हम स्टार्ट करते हैं इसका ओवरव्यू ऑफ इंडो यूएस सिविलाइजेशन। इंडिया एंड यूएस आर बोथ डेमोक्रेटिक नेशंस, दोनों ही डेमोक्रेटिक नेशंस हैं बट वेरी डिफरेंट इन एज, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। कैसे? क्योंकि इंडिया जो है अभी 1947 में ही आज़ाद हुआ है, ठीक है, तो यानी कि बड़ा यंग नेशन है, अभी आज़ाद हुआ है 1947 में। लेकिन यूएस के ऊपर ऐसा कोई कॉलोनाइजेशन हुआ नहीं है, तो यानी वो बहुत टाइम से अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो बहुत डेवलप करते करते आज वो डेवलप्ड नेशन है, लेकिन हम फिर भी डेवलपिंग नेशन है, अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। यूएस इज़ रिलेटिवली यंग सिविलाइजेशन पर एक ओल्डर पॉलिटिकल स्टेट। सिविलाइजेशन तो यंग है लेकिन स्टेट बड़ी ओल्ड है, यानी बहुत टाइम से करते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है सिंस द 18th सेंचुरी। एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस यूएस वॉज अ ग्लोबल सुपर पावर। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब तो यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर भी बन चुका था, यानी 1947 की बात करें तो यूएस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मेकिंग देयर बायलैटरल रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स, यानी हम सेम पेज पर नहीं है, इसकी वजह से हमारे जो रिलेशनशिप है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इंडिया रिफ्यूज़ करता है टू अलाइन आइदर विद यूएस और यूएसएसआर, इंस्टेड फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है इस टॉपिक की, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं करते, नॉन अलाइनमेंट। हम कोई भी कंट्री के साथ साइड नहीं लेते, ना ही यूएस के साथ जो कि सुपर पावर है, ना ही यूएसएसआर के साथ जो अभी तो नहीं है पर 1991 के आसपास, उससे पहले भी हमने कभी भी इस कंट्री के साथ या इस कंट्री के साथ हमने साइड नहीं ली इन दोनों कंट्रीज़ की। जब कोल्ड वॉर भी चल रहा था तो भी इंडिया को बोला गया, हमेशा प्रेशराइज़ किया जाता था कि आप साइड लीजिए, या तो यूएस के साथ हो जाइए, यूएसएसआर के साथ हो जाइए, बट हमने किसी की साइड नहीं ली। पर हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी की साइड नहीं लेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब देख लेते हैं इन द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अ फॉरेन पॉलिसी स्टांस दैट कीप इंडिया आउट ऑफ कोल्ड वॉर मिलिट्री अलायंस। ऐसी फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, ऐसा फॉरेन पॉलिसी जो हमें दूर रखता है कोल्ड वॉर मिलिट्री अलायंस से, यानी ग्रुप्स हैं जो कोल्ड वॉर के टाइम के जो मिलिट्री अलायंसेस हैं, यानी जो मिलिट्री के ग्रुप्स हैं, उनसे दूर रखता है हमें, हम किसी की साइड नहीं लेते। पावर ब्लॉक्स, यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एक तो हो गया यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एक हो गया यूएसएसआर लेड सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिस्ट जो है वो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं और जो यूएस है वो कैपिटलिस्ट को फॉलो करता है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब कम्युनिज्म और ये जो कैपिटलिस्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही सेपरेट एक तरीके से टर्म है और एक पूरा चैप्टर है। सो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ ऑपोजिशन टू यूएस लेड मिलिट्री अलायंस। अब टेक्स्ट में आप बुक में देख सकते हो, टेक्स्ट जो का तो लिखा हुआ है उसमें, इंडिया स्ट्रांगली अपोज यूएस लेड मिलिट्री ग्रुपिंग्स। जैसे कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करता है, तो यूएस एक्चुअली पता है क्या, नॉन अलाइनमेंट के साथ साथ ये भी है कि इंडिया ना बड़ा पीस और कॉपरेशन को फॉलो करता है कि पीस बनाए रखो और कॉपरेशन रखो। इसीलिए 1945 में जब यूएन बना था तो उसको भी बहुत सपोर्ट किया था इंडिया ने। क्यों यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बना इसलिए था ताकि कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन बना रहे, पीस बना रहे और वो वॉर को अवॉइड करें जितना हो सकता है, वॉर तक नौबत ना आए। तो इसीलिए इंडिया बड़ी शांत करती है, कोई वॉर को तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। इंडिया स्ट्रांगली अपोज करती है यूएस लेड मिलिट्री ग्रुपिंग्स। उस टाइम पे ग्रुपिंग्स बनाई थी यूएस ने दो, एक था सियाटो, एक था सेंटो। सियाटो का मतलब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दीज अलायंसेस ब्रॉट द कोल्ड वॉर टू इंडियाज़ रीजन एज पाकिस्तान जॉइन देम। इसका मतलब ये है कि दो अलायंसेस बनाए थे यूएस ने उस टाइम पे, सियाटो एंड सेंटो। अब पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, उसकी वजह से इंडिया जो है बड़ा गुस्सा हुआ पाकिस्तान से कि कैसे इसने ये ज्वाइन कर लिए दोनों। और क्योंकि हमेशा से यूएस जो है बड़ी सॉफ्ट अप्रोच रखता है पाकिस्तान के लिए, तो उसको कोई दिक्कत थी ही नहीं कि पाकिस्तान इन्हें ज्वाइन करे। सियाटो और सेंटो
अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सियाटो बनाया गया था एम्ड एट कंटेनिंग कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया, कि साउथ ईस्ट एशिया से डील कर ले, इसलिए सियाटो बनाया गया। सेंटो मतलब एल्ड अलाइड मिडल ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ विद द वेस्ट, ये इसीलिए बनाया गया था। अलाइड मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ विद द वेस्ट, वेस्ट के साथ मिडल ईस्टर्न और साउथ एशियन कंट्रीज़ मिली तो सेंटो। ये दोनों मिलिट्री अलाइंसेज हैं, ग्रुपिंग्स हैं, यानी कि सारी इन्हीं कंट्रीज़ की, जिन भी कंट्रीज़ की मिलिट्री है उनको इकट्ठे कर दो। पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ है। क्या पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस हैं, जैसे हमने इस वाले पैराग्राफ में देखा कि इंडिया अपोज करता है यूएस मिलिट्री अलाइंसेस को, पर हमारी पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस क्या हैं? ड्यू टू इंडिया नॉन अलाइनमेंट, यूएस अलाइंस ड्रिवन अप्रोच, द टू डिसएग्रीड ऑन ग्लोबल इशूज़। क्योंकि हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं और यूएस जो है अलाइंस में बिलीव करता है, यानी अलाइंस बनाते हो, तो हमारे बीच में बड़े सारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिस पे हम अग्री नहीं करते, जैसे कि कोरिया और वियतनाम का वॉर, सुएज क्राइसिस, हंगेरियन क्राइसिस, ज़ेकोस्लोवाकिया क्राइसिस, रिकॉग्निशन ऑफ चाइना, डिकोलोनाइजेशन मूवमेंट, they also disagreed on India's national security issue, कश्मीर, US आर्म्स टू पाकिस्तान, न्यूक्लियर इशू, ये सारों पर जो है इंडिया और US के डिसीजंस बड़े अलग अलग हैं। जहाँ इंडिया नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करता है, US अलाइन ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करता है। तो हम वही अगेन है कि US और इंडिया कभी सेम पेज पे होते ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इसकी। डीकोलोनाइजेशन यानी कि ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू फॉर्मर कॉलोनीज़, यानी कि जो कॉलोनीज़ कभी कॉलोनाइज्ड हुई थी उनको जो है इंडिपेंडेंस ग्रांट करना, उनको आज़ाद कर देना। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कम्युनिस्ट चाइना है, नॉट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द US इन द UN। एक्चुअली UN जो है यूनाइटेड नेशन, उसमें पहले पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, यानी उसकी कोई सीट ही नहीं थी, पर बाद में उसको सीट दिला दी गई थी, वो भी इंडिया के द्वारा दिलाई गई थी, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यूनिट 6 में इसका जिक्र हुआ है, तो जब मैं आपको यूनिट 6 पढ़ाऊँगी तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल आप याद रखें कि अभी इसकी कोई सीट नहीं है। सब सेक्शन इसका ये है, कश्मीर की प्रॉब्लम जो डिस्कस करता है। कश्मीर 1947 में पाकिस्तान बैग्ड ट्राइबल इन्वेजन लेड टू फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर। तो हुआ क्या था, 1947 में पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से कश्मीर के अंदर जो ट्राइबल लोग रहते थे वहाँ पे इन्वेड कर दिया, यानी वहाँ घुसपैठ की। उसकी वजह से इंडिया को बहुत गुस्सा आया और पहला पाकिस्तान वॉर हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर, यानी इंडिया पाकिस्तान का पहला वॉर हुआ, क्योंकि उन्होंने घुसपैठ कर दी थी तो इसीलिए वॉर हुआ। US फेल टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तानी एग्रेशन एंड ट्रीटेड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इक्वली। हुआ क्या, इसके रिटेलिएशन में US ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आर्म्स का जो सप्लाई करता था, यानी कि वेपन सप्लाई करता था, जो आर्म्स ख़रीदता था इंडिया या पाकिस्तान, उन दोनों को बैन कर दिया कि अब तुम्हें कोई भी हमारे यहाँ से कोई भी वेपन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम आपस में लड़ रहे हो। US took similar neutral pro-Pakistani stance in 1965 और 71 वॉर। 65 में भी एक वॉर हुआ था और 71 में भी बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था, जो हम 6 यूनिट में है एक्चुअली, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लें कि ऐसी ही सेम अप्रोच, यानी कि अपने वेपन्स पे बैन लगा देना, US करता है ऐसा। कब किया उसने, 65 में भी और 71 में भी उसने सेम किया था। फिर पोस्ट 1971 वॉर, सिमिलर एग्रीमेंट वॉज सपोर्टेड बाय US, बट वाशिंगटन स्टिल व्यूड कश्मीर एज अ डिस्प्यूटेड। एक्चुअली एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था पोस्ट 1971 वॉर, ये वही सेम बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था, तो एक सिमिलर एग्रीमेंट US ने ही साइन करवाया था, पर वाशिंगटन जो है उसको अभी भी कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया बताता है, यानी ऐसा देखना नहीं चाहिए था वाशिंगटन को कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन फिर भी वो एक डिस्प्यूटेड एरिया बताता है। और जैसे कि US एक सुपर पावर है,
तो उसकी बात जो है पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। तो इसीलिए आज तक भी कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। शिमला एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान का पैक्ट था फॉर बायलैटरल रेजोल्यूशन ऑफ इशू। एग्रीमेंट जब भी होता है तो किसी वॉर को शांत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट वैसे बहुत सारी चीज़ों पे होता है, पर ये शिमला एग्रीमेंट जो है वो एक बायलैटरल रेजोल्यूशन था कि जो भी हमारे बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसको अभी के लिए फ़िलहाल बंद करते हैं, पीस एंड कोऑपरेशन को मेंटेन रखते हैं और इनको साइन कर देते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, इसने क्या किया, सीज़ फायर के लिए बोल दिया एंड बट डिडंट ब्लेम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया लेकिन कहा कि दोनों तरफ से सीज़ फायर कर दो, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी वेपन नहीं यूज़ होना चाहिए दोनों तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है यूएस आर्म्स ट्रांसफ़र। यूएस पाकिस्तानी मिलिट्री एग्रीमेंट in 1954 and 1959 led to massive यूएस एड टू पाकिस्तान। जब यूएस पाकिस्तान मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ 54 और 59 में, तो यूएस ने बहुत मदद की पाकिस्तान की, बहुत सारे वेपन भेजे थे। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि दीज फ्यूल्ड आर्म्स रेस इन द रीजन, है ना। उसने प्रोटेस्ट किया कि इतना तुमने उसे दे दिया है। तो यूएस क्लेम करता है इट वाज टू कंटेन कम्युनिज्म बट पाकिस्तान यूज वेपन्स अगेंस्ट इंडिया। अब यूएस ने जो रीज़न दिया था तो वो तो ये बता रहा है कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए उसने उसको वेपन्स दिए, लेकिन पाकिस्तान ने ये वेपन्स इन फ्यूचर इंडिया पे ही यूज़ किए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यूएस जो है थोड़ा सा पाकिस्तान के टूवर्ड्स बड़ा ही टिल्टेड रहता है, नीचे नीचे उसकी मदद करता रहता है, जबकि उसे पता है कि यूएस एक टेररिस्ट कंट्री मानी जाती है। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यूएस पाकिस्तान ट्रीटी फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन, ये मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। आर्म्स रेस यानी कि कंपटीशन बिटवीन टू कंट्रीज़ कि कौन बहुत ज़्यादा वेपन्स बनाता है, तो आर्म्स रेस उसे कहते हैं। न्यूक्लियर इश्यूज़, पोस्ट चाइना न्यूक्लियर टेस्ट यूएस फियर्ड इंडिया माइट फॉलो। एक्चुअली चाइना ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1964 में। इस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ ना अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रही थी, धीरे धीरे बनाती जा रही थी और उनको टेस्ट करती थी। तो यूएस को डर था कि इंडिया भी फॉलो करेगा और अपना न्यूक्लियर बनाएगा। यूएस लेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसी डर में यूएस ने एक एनपीटी करके एक ट्रीटी बनाई 1968 में और इंडिया को बोला कि साइन करो कि तुम कोई भी न्यूक्लियर नहीं बनाओगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा न्यूक्लियर सब्सटेंस नहीं क्रिएट करोगे, कुछ रखोगे भी नहीं अपने पास। तो इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम तो साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने क्या किया, सारी पावरफुल कंट्रीज़ को तो अलाउ कर दिया कि तुम भी रखो, यूएस भी रखे, रशिया भी रखे, चाइना भी रखे, लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को बोला कि तुम मत रखो। अब तुमने मतलब कि तुम लेट हो गए हो न्यूक्लियर बनाने में, मतलब अब मत रखो, अब अगर अब बनाओगे तो मत करो, क्योंकि ये बहुत पहले पहले बना चुके थे चाइना रशिया वगैरह। पर इंडिया ने नहीं बनाया था, इंडिया बनाने लगा था। एक्चुअली इंडिया ने बनाया था जब एनडीए की गवर्नमेंट आई थी। एनडीए की गवर्नमेंट आई थी 1998 में, एक्चुअली 1998 में ही आई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी तब न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने। उससे पहले भी बहुत बार सोचा था इंदिरा गांधी ने भी, हमारी प्राइम मिनिस्टर जो रही हैं पूर्व में, और उसके बाद भी जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी, उन्होंने भी सोचा कि ऐसा कुछ करते, लेकिन हो नहीं पाया। तो इंडिया कंडक्टेड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में, फर्दर अपसेटिंग यूएस। तो एक छोटा सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था 1974 में, इंडिया ने कंडक्ट किया था, जिसकी वजह से यूएस बड़ा नाराज़ हुआ कि ना तो एनपीटी साइन किया और फिर अपना छोटा सा एक टेस्ट भी करके देख लिया इन्होंने। तो एनपीटी जो है एक ट्रीटी गोल है, वॉज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया को लगा कि ये तो बड़ा बायस डिसीजन है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को तो बोला कि इनको तो कुछ बोला नहीं, और अब मुझे बोल रहा है कि भाई तू एनपीटी को साइन कर दे, अब कुछ भी नहीं बनाना तुझे। वर्टिकल प्रोलिफरेशन यानी कि न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स एक्सपेंडिंग देयर आर्निसल्स वाइल बैनिंग अदर्स, यानी कि न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स यानी जिनके पास न्यूक्लियर है वो अपना तो एक्सपैंड किए जा रहे हैं, बाकी दूसरों को कह रहे हैं कि तुम बैन कर लो, अब तुम्हें नहीं बनाना।
PNE ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट है जो बड़ा पीसफुल तरीके से कंडक्ट किया गया था इन 1974। उसके बाद है डिस्पाइट डिफरेंस एंड कोऑपरेशन। मैंने हर एक पैराग्राफ का एक सेपरेट वो दिया हुआ है इसका हेडलाइन, ताकि आपको समझ में आए कि इसका मेन मुद्दा क्या है हर एक टॉपिक में, हर एक पैराग्राफ में। डिस्पाइट मेजर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इंडिया और यूएस नेवर सॉ ईच अदर एज एनिमी। मतलब आप देख पा रहे हो कि यूएस ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है ना। तो इसके बावजूद भी इंडिया और यूएस में कभी भी एक दूसरे को एनिमीज़ नहीं देखा, इस तरीके से नहीं देखा कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। यूएस प्रोवाइडेड फूड एंड इकोनॉमिक एड इंडिया को ड्यूरिंग द क्राइसिस। सीनो यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएसएसआर कॉपरेशन इन 1970 वाइडेंड द गैप बट नॉट फैटली। देखो सीनो यूएस फ्रेंडशिप, ठीक है, और एक इंडिया और यूएसएसआर का जो कॉपरेशन, इंडिया और यूएसएसआर की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती रही थी 1970 में, जबकि यूएसएसआर यूएस का राइवलरी था। फिर भी ऐसा कुछ खास जो है इंडिया और यूएस में कोई गैप नहीं आया, फिर भी उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे। यूएस डिड यूज़ फूड एड एज पॉलिटिकल प्रेशर। काफ़ी बार यूएस जो है प्रेशर क्रिएट करता था जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट होती थी, पर फिर दोबारा रिलेशनशिप ठीक हो जाते थे। आज भी ऐसा ही है कि थोड़ा बहुत जो है यूएस इधर उधर करता है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है अच्छे रिलेशनशिप और यूएस के साथ बने रहते हैं। सीनो यूएस डिटेन 1970 थॉ इन यूएस चाइना रिलेशन। ये कोई एग्रीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। फूड एड यानी यूएस गेन असिस्टेंस अंडर PL 480 प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्राम है, कोई हेल्प दी होगी। इवॉल्विंग टाइज अंडर अ कोल्ड वॉर क्लाइमेट। टाइज मतलब कैसे कैसे अच्छे रिलेशनशिप, कोल्ड वॉर क्लाइमेट यानी कि जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में बहुत ज़्यादा एक वॉर, कोल्ड वॉर यानी कि कोई वेपन्स का यूज़ नहीं होता, बस एक लड़ाई है इनके बीच में, जैसे बैन कर देंगे कुछ, एक टैरिफ बढ़ा देंगे, ऐसे कुछ कोल्ड वॉर होते रहते हैं। जैसे कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, कोल्ड वॉर जस्ट बिगेन, उसी टाइम शुरू हुआ था बिटवीन यूएस जो कि एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक है और यूएसएसआर जो एक कम्युनिस्ट ब्लॉक है, ब्लॉक यानी कंट्री। These two superpower were competing to spread their ideology and influence across the world. अब ये दो सुपर पावर क्या कर रही थी, अपनी अपनी आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश कर रही थी, अपना अपना इन्फ्लुएंस, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम डोमिनेट कैसे कर सकते हैं, उनमें हम अपना दबदबा कैसे बना सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी कैसे फैला सकते हैं। इंडिया वॉज प्रेशर टू जॉइन वन ऑफ द ब्लॉक्स। उस समय में इंडिया पे प्रेशर बना था कि आपको कोई एक ब्लॉक ज्वाइन करना पड़ेगा, पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कोई भी ब्लॉक ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया इंस्टेड, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। जैसे कि हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी होती है कि हम किसी का भी साइड नहीं लेते, हम किसी भी कंट्री के साथ अलाइंड नहीं होते, चाहे वो कितनी पावरफुल कंट्री है। क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अगर कोई हम बड़ी कंट्री के साथ अलाइन होते हैं तो फिर बाद में वो हमारी डिप्लोमेटिक मैटर्स में भी इंटरफेयर करेगा, हमारी डिसीजन मेकिंग में भी इंटरफेयर करेगा, तो इस वजह से हम किसी के साथ भी अलाइनमेंट नहीं क्रिएट करते। दिस न्यूट्रल स्टांस वॉज नॉट लाइक्ड बाई यूएस। अब यूएस को ये पसंद नहीं आया कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी के साथ रहते ही नहीं हैं, हम किसी के साथ साइड ही नहीं लेते, which often sided with Pakistan, especially during regional conflict. रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होकर तो पाकिस्तान के साथ भी साइड ले लेता है कभी कभार यूएस। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स एग्रीमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहला तो हो गया कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर होता है एक मिलिट्री और एक पॉलिटिकल टेंशन जो हमने यूएसएसआर और यूएसए और यूएसएसआर का के बीच में था, विदाउट डायरेक्ट वॉर। कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही उनके बीच में, लेकिन एक पॉलिटिकल टेंशन है, एक मिलिट्री टेंशन है। नेशन वर प्रेशर टू चूज साइड्स।
बहुत सारे नेशंस को प्रेशर किया जा रहा था कि या तो आप कैपिटलिस्ट चूज़ कर लो या फिर कम्युनिस्ट ब्लॉक चूज़ करो। नॉन अलाइनमेंट हमने समझ लिया है, जवाहरलाल नेहरू ने ये इनकी पॉलिसी थी कि हम कोई भी मिलिट्री ब्लॉक ज्वाइन नहीं करेंगे, ना तो नाटो ना तो वार्सो पैक्ट, ये भी अब हम समझते हैं। हॉब्सन्स चॉइस, ये पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है कुछ हॉब्सन्स चॉइस। अगर आपके पास बुक है तो अगर आप पढ़ोगे तो उसका मतलब है कि सिचुएशन वेयर ओनली रियल ऑप्शन एग्जिस्ट though it appears as a choice, India was pressured to choose a bloc, but chose third path, non-alignment. देखो, ऐसा हॉब्सन चॉइस होता है कि ऐसा दिखाना कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या तो तुम कैपिटलिस्ट ज्वाइन कर लो या कम्युनिस्ट ज्वाइन कर लो, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इंडिया तो था बड़ा चालाक, उसने नॉन अलाइनमेंट को चूज़ किया, ठीक है। उसने थर्ड पाथ चूज़ किया, नॉन अलाइनमेंट, अपना ही एक तरीका बना लिया ताकि कोई भी हमारी, क्योंकि हम नए तो इंडिपेंडेंस हमें मिली है 1947 में, तो हम उस टाइम चाहते ही नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू उस समय नहीं चाहते थे कि हमारी कंट्री में अब कोई इंटरफेयर करे, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा इंटरफेरेंस हो चुका था। यूएस पाकिस्तान अलायंस, यूएस हमेशा से सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को एज अ मिलिट्री एलाई इन 1950 थ्रू सियाटो एंड सेंटो। सियाटो और सेंटो के जो अलायंस थे, मिलिट्री अलायंस, उसके थ्रू यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। इसकी वजह से इंडिया को बड़ा आइसोलेटेड, अकेला महसूस होता था। क्योंकि पाकिस्तान यूज दिस अलायंस टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। यूएस पाकिस्तान जो था सियाटो और सेंटो को यूज़ करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता था। अब यहाँ समझ लेते हैं नेटो क्या है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बना था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इट वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट मेंबर स्टेट फ्रॉम द थ्रेट ऑफ सोवियत यूनियन एंड कम्युनिज्म आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अच्छा, तो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस था जो 1949 में बना था। यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने। अब बना क्यों था? ताकि उसकी जो मेंबर कंट्रीज़ है, यानी नेटो की मेंबर कंट्रीज़, यानी जिसने नेटो को ज्वाइन किया है, उसको सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से बचा सके। सोवियत यूनियन और यूएसएसआर एक ही चीज़ है। यूएसएसआर को सोवियत यूनियन भी बोला जाता है। एंड कम्युनिज्म आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, उससे बचा सके। कलेक्टिव डिफेंस इसका मेन पर्पस था। इफ़ वन नेटो कंट्री अटैक होती है तो ये कंसीडर किया जाएगा कि वो सब मेंबर्स पे अटैक कर रही है, यानी वो सब मिलकर फिर उस पर ओपोनेंट कंट्री जो है, जो वॉर क्रिएट करना चाहती है, उस पर अटैक करें। ये बेस्ड है आर्टिकल 5 ऑफ नेटो चार्टर। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं नेटो के यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, पोर्चुगल, आइसलैंड। तो अगर आपको याद करना है तो कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। रोल इन कोल्ड वॉर में क्या वो इनका रोल रहा है? नेटो वॉज वेस्टर्न ब्लॉक मिलिट्री फोर्स। एक नेटो जो था एक वेस्टर्न ब्लॉक मिलिट्री फोर्स था, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक मिलिट्री ग्रुप समझ लीजिए, अगेंस्ट सोवियत यूनियन, जो कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था। काउंटरिंग सोवियत इन्फ्लुएंस। वार्सो पैक्ट अब समझ लेते हैं। नेटो आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस ने बनाया था सोवियत यूनियन से बचने के लिए। वार्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था जो 1955 में बना, वो 49 में था, ये 55 में, जो सोवियत यूनियन ने बनाया था और उसकी ईस्टर्न यूरोपियन एलाइज ने, एलाइज यानी कि दोस्त, यानी जो उस समय पर ईस्टर्न यूरोपियन फ्रेंड्स कंट्रीज़ जो आपस में दोस्त थी, वो उन्होंने बनाया। अब उन्होंने तो बनाया था सोवियत यूनियन से बचने के लिए, सोवियत यूनियन ने बनाया वार्सो पैक्ट किससे बचने के लिए? नेटो से। स्पेशली आफ्टर द वेस्टर्न जर्मनी जॉइन नेटो। इसका मेन पर्पस था कि कम्युनिस्ट कंट्री यूनाइट हो अंडर सोवियत लीडरशिप
और वेस्टर्न एग्रेशन यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो गुस्सा उससे बचाया जाए। इसकी जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे यूएसएसआर, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया। लेफ्ट उसने छोड़ दिया था 1968 में। इसका कोल्ड वॉर में क्या लेना देना था वार्सो पैक्ट का? एक ईस्टर्नी ब्लॉक था ये जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था एंड कंट्रोलिंग ईस्टर्न यूरोप अंडर सोवियत डोमिनेंस। अब इसमें एक क्विक रिवीजन अगर आपको करनी है तो मैंने एक टेबल भी दिया है इसमें। ये है नेटो। वार्सो पैक्ट 49 में बना, 55 में बना। यूएस लीड करता है, इसको यूएसएसआर लीड करता है। आइडियोलॉजी क्या थी नेटो की? कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज इन्हीं पे चलती थी। और जो वार्सो पैक्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिज्म, सोवियत स्टाइल रूल। मेंबर कंट्रीज थी वेस्टर्न, इसकी थी वार्सो पैक्ट की ईस्टर्न कम्युनिस्ट कंट्री। स्टेटस आज क्या है? अभी भी एग्जिस्ट करता है, 32 मेंबर्स हैं। वार्सो पैक्ट 1991 में यूएसएसआर के साथ ही डिज़ोल्व हो गया था। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, कंट्रीज़ अलग अलग होंगी सारी, तो ये भी ख़त्म हो गया। पर नेटो आज भी एग्जिस्ट करता है, 32 मेंबर हैं उसमें। अच्छा, अगला पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। रिलेशंस आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जब एंड हो गया कोल्ड वॉर कब एंड हुआ? 1991 में। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके साथ साथ ही जो है वॉर भी एंड होगी, क्योंकि जब कंट्रीज़ ही नहीं रही, उनका ग्रुप ही नहीं रहा, तो वॉर कैसे होगा? तो उसके बाद रिलेशनशिप कैसे रहे? तो इन मिड 1980s कोल्ड वॉर टेंशन बिगेन टू ईज। 1980s के मिड में कोल्ड वॉर की टेंशन्स कम होने लगी बिकॉज ऑफ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय मिखेल गॉर्बैचेव। मिखेल गॉर्बैचेव उस समय के सोवियत लीडर थे, यानी यूएसएसआर के लीडर। 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो ऑफिशियल एंडिंग मानी जाती है कोल्ड वॉर की। कोलैप्स से पहले इंडिया और यूएस के रिलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहे थे। हाउएवर जो डिसइंटीग्रेशन है यूएसएसआर का, इंडिया का मेन एलाई माना जाता था यूएसएसआर उस समय पे। फ्रेंड यानी यूएसएसआर और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त थे। यूएन में काफ़ी बार जब मीटिंग्स होती थी तो यूएसएसआर इंडिया की सपोर्ट में रहता था। ब्रॉट अनसर्टेनिटी टू इंडिया यूएस टाइज एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। एक्चुअली 1991 में एक और हम चीज़ डिस्कस करते हैं, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 में आया था, जिसमें इंडिया ने अपनी मार्केट्स को ओपन कर दिया था ग्लोबली कि अब हम ट्रेड करेंगे ग्लोबली, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमारा मार्केट्स भी अच्छी बन गई हैं, तो हम ट्रेड करेंगे। इसीलिए इंडिया, और उसी समय पे डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, ये अलग हो गई सारी कंट्रीज़। तो उस समय पे थोड़ा सा इंडिया और यूएस की टाइज में गड़बड़ हुई रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे मिखेल गॉर्बैच, मैंने बताया आपको कि एक सोवियत लीडर थे, बाकी वही सेम लिखा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अच्छा, दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ मैंने कि आफ्टर द कोल्ड वॉर यूएस बिकेम द ओनली ग्लोबल सुपर पावर, क्योंकि यूएसएसआर तो चला गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो सिर्फ एक जो कंट्री बची वो है यूएस। अब सिर्फ अकेली सुपर पावर बची यूएस। इट वॉज टू फोकस्ड ऑन ग्लोबल ट्रांजिशन, कि ग्लोबली ट्रांजिशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इंडिया कोई प्रायोरिटी पे नहीं था उस समय। इंडिया को ज़्यादा उस समय कोई हाई प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी। साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया वो लो प्रायोरिटी रीजन माने जा रहे थे यूएस फॉरेन पॉलिसी के लिए। उस समय की फॉरेन पॉलिसी के लिए इतना कुछ खास नहीं माना जा रहा था इंडिया को। तो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का जो समय था, प्रेसिडेंट थे जब वो यूएस के, 1993-2001 तक इंडिया के यूएस के साथ रिलेशनशिप बड़े कमज़ोर हो गए थे। ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कोल्ड वॉर के बाद कैसा हो गया था, तो ये ही आंसर है कि प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जब आए, वो प्रेसिडेंट बने कोल्ड वॉर के बाद, जो पहले प्रेसिडेंट थे वो बिल क्लिंटन थे। तो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बड़े कमज़ोर हो गए। मेजर सेटबैक
केम जब रॉबिन रैफल, एक यूएस के ऑफिशियल, उन्होंने क्वेश्चन कर दिया द लीगैलिटी ऑफ कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया। उन्होंने इस बात पर क्वेश्चन कर दिया कि कश्मीर जो है एक्सेशन टू इंडिया, यानी कश्मीर का जो हिस्सा है वो इंडिया कैसे है उसके पास, इंडिया के पास। एडिशनली इंडिया पर सुपर 301 का जो है एक यूएस ट्रेड लॉ भी लगा दिया, जिसकी वजह से थ्रेटन किया गया, डराया गया इंडिया को कि हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से इंडिया और यूएस के टाइज बहुत कमज़ोर हो गए। डिस्पाइट दिस इंडिया को कुछ राहत मिली क्योंकि पाकिस्तान और चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू खो चुके थे आफ्टर द यूएस पोस्ट कोल्ड वॉर। तो जो उसके मेन राइवलरीज थे इंडिया के, पाकिस्तान और चाइना, ये तो थोड़ा पिक्चर से हट गए थे उस टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा इंडिया को थोड़ा राहत मिली थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ, ये आप पढ़ सकते हो। बिल क्लिंटन कौन थे, रॉबिन रैफल कौन थे, सुपर 301 क्लॉज, जैसे कि कोई ना कोई जैसे ट्रेड एक्ट होता है वो लगा दिया था। स्ट्रिक्ट एक्शन था बड़ा। कश्मीर एक्सेशन यानी कि लीगल एग्रीमेंट अंडर विच महाराजा ऑफ कश्मीर इंडिया को ज्वाइन करते हैं, चैलेंज बाय पाकिस्तान एंड नाउ क्वेश्चन बाय रफेल। यानी कि कश्मीर एक्सेशन 1947 में एक लीगल एग्रीमेंट था जहाँ पे कश्मीर के महाराजा ने इंडिया के साथ जुड़ने का एक एग्रीमेंट ज्वाइन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चैलेंज किया, इस पर क्वेश्चन किया, और बाद में रफेल जो एक यूएस ऑफिशियल थे उन्होंने भी इस पर क्वेश्चन किया। अब हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ चेंज, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस कैसे बदली इंडिया की। जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होता है तो अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं जैसे कि एशिया सोसाइटी, क्रेनेज एंडोयमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, यूएस गवर्नमेंट को रीथिंक करने को बोलते हैं इट्स अप्रोच टू इंडिया। तो क्या होता है कि कोल्ड वॉर एंड होता है तो अमेरिकन थिंक टैंक्स, जैसे इंडिया में भी थिंक टैंक्स हैं, थिंक टैंक्स एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हैं, तो वो जो है सरकार को एडवाइज़ करते हैं। तो उस समय पे भी एडवाइस दी गई यूएस गवर्नमेंट को कि हमें इंडिया के साथ अपने रिश्ते ठीक कर लेने चाहिए। तो 2 की डेवलपमेंट्स वर मेड इंडिया अट्रैक्टिव टू यूएस। एक तो इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से यूएस अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि 1991 में हमने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से हमने अपनी मार्केट को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कर दिया, ओपन कर दिया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि फॉरेनर आए हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करें और हमारे साथ ट्रेड करें। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन का फोकस जो था इकोनॉमिक इश्यूज़ पे था उस समय पे, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद जो था यूएस की जो इकॉनमी थी वो भी बहुत डमाडोल हो गई थी उस समय पे। डमाडोल यानी कि थोड़ी सी ऊपर नीचे, थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। एक वैल्यूएबल पार्टनर लगने लगा इंडिया, क्योंकि अब मार्केट तो अच्छी थी इंडिया की, स्पाइस की मार्केट हमारी बहुत अच्छी थी। इंडिया को उस समय में एक इमर्जिंग मार्केट माना गया। यूएस का जो कॉमर्स का डिपार्टमेंट था वो इंडिया को आइडेंटिफाई करता था वन ऑफ द 10 बिग इमर्जिंग मार्केट्स में से, जो फ्यूचर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में काम आएगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था नरसिम्हा राव, वो वॉशिंगटन में विज़िट करते हैं 1949 में, फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज। द यूएस बिगेन सेंडिंग ऑफिशियल्स टू इंडिया टू एक्सप्लोर पार्टनरशिप। यूएस भी ऑफिशियल्स भेजते हैं इंडिया के लिए, इंडिया में, ताकि पार्टनरशिप को एक्सप्लोर कर सके, ट्रेड को बढ़ाएं। कॉमर्शियल अलायंस फॉर्म जनवरी 1995 में कॉमर्स सेक्रेटरी रोनाल्ड ब्राउन इंडिया विज़िट करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करते हैं। कॉमर्स के जो हमारे उस टाइम के मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, एक कॉमर्शियल अलायंस बनाने के लिए। आप देख रहे हो कि कैसे ट्रेड होने शुरू हो गया था 1994 में, 1995 में, 1991 के बाद बहुत सारा ट्रेड हुआ। दिस एग्रीमेंट एम्ड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। 25 यूएस बिजनेस सीईओज अकम्पेन्ड ब्राउन यानी वहाँ का ऑफिशियल था एक यूएस का,
उसके साथ 25 बिजनेस सीईओज आए, 11 बिजनेस डील करके गए 4 दिन के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, अगर आपको अपने आंसर में मेंशन करना है कि कितना एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स ये आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना हो, इट्स जस्ट अ समरी। उसके बाद हम देखते हैं डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस में जो है कैसे हेल्प मिली, जिस थोड़ा सा रह गया ये, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यूएस के साथ। आफ्टर डेकेड्स ऑफ नो डिफेंस टाइज, क्योंकि हमारे कोई डिफेंस टाइज नहीं थे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इंडिया और यूएस बिगिन करता है अपना डिफेंस कोऑपरेशन मिड 1990s में। फर्स्ट मेजर स्टेप अर्ली 1995 में लिया गया, जब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी विलियम पेरी इंडिया विज़िट करते हैं। उन्होंने साइन किया एग्रीड मिनट्स ऑन डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, जिसकी वजह से ओपन डायलॉग ऑन बायलैटरल सिक्योरिटी इश्यूज। दिस वाज नॉट मिलिट्री अलायंस बट एक माइलस्टोन था हमारी मिलिट्री कोऑपरेशंस में। तो ये कुछ की टर्म्स हैं, अगर आपको पढ़नी है पढ़ सकते हो आप। और ये भी कुछ की टर्म्स हैं, जैसे कि पेसलर अमेंडमेंट। पेसलर अमेंडमेंट ये थी कि प्रिवेंटेड यूएस एड टू पाकिस्तान अनलेस द प्रेसिडेंट कुड सर्टिफाई इट हैड नो न्यूक्लियर वेपन्स। एक्चुअली हुआ क्या था, यूएस ने पाकिस्तान को एड देनी बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जब तक पाकिस्तान ये डिक्लेयर नहीं कर देता कि उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तब तक वो उसको कोई भी एड प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके बाद है पोखरन सेकंड एंड एक ब्राउन अमेंडमेंट भी हुई थी, जिसकी वजह से ये जो पहली प्रेसलर अमेंडमेंट थी ना, इसको वेव ऑफ कर दिया था पाकिस्तान के लिए। वेव ऑफ मतलब ख़त्म, थोड़े टाइम के लिए लिफ्ट कर दिया था। पोखरन सेकंड एंड आफ्टर, इसको हम पढ़ते हैं। तो पोखरन सेकंड एंड आफ्टर, तो पोखरन एक इवेंट हुआ था मई 1998 में। इंडिया कंडक्ट करता है 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन। पोखरन एक जगह का नाम है राजस्थान में, जिसको बोला जाता है पोखरन सेकंड। 5 न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने 1998 में किए। देवर सेकेंड सेट ऑफ टेस्ट आफ्टर 1974, क्योंकि ये जो थे 1974 में जब हमने ऊपर पढ़ा था ना PNE, वो हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, और 1998 में हमने दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी 1998 में, तब हमने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट करने शुरू करे, ताकि क्योंकि इंडिया उस टाइम पे अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था कि हमें सिक्योरिटी की तो बहुत ज़रूरत है, हमें न्यूक्लियर्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। तो डिस्पाइट क्योंकि यूएस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था इंडिया को कि हम एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझा। पाकिस्तान सून रिस्पॉन्डेड विद इट्स ओन न्यूक्लियर टेस्ट लीडिंग टू न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया। ऐसे हुआ न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया, यानी साउथ एशियन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर टेस्ट करने शुरू कर दिए, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी किया। यूएस अंडर प्रेसिडेंट क्लिंटन इम्पोज सैंक्शन ऑन इंडिया। देखा, मैंने कहा था ना कि यूएस जो है बड़ा नाराज़ हो जाता है इंडिया से कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो इसी नाम पर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए इंडिया पे, यानी कि कुछ बैन लगा दिए होंगे, कुछ सैंक्शंस लगा दिए इंडिया पे, और ये एक तरीके से पनिशमेंट थी इंडिया के लिए। पोखरन सेकंड है सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट किए। NPT एंड CTBT, अगर आप कहीं पे भी ये 2 टर्म्स पढ़ते हो, CTBT, ये सब न्यूक्लियर से रिलेटेड 2 ट्रीटीज़ का नाम है। ट्रीटीज़ एम्ड एट रिस्ट्रिक्टिंग न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट। एम्ड एट ट्रीटिंग मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करना, कंट्रीज़ को रोकना कि वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। इंडिया रिफ्यूज़ टू साइन देम, इंडिया रिफ्यूज़ कर देता है कि हम साइन नहीं करेंगे इस ट्रीटी को, हम तो बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी है, हमें भी तो सेफ़ रहना है, प्रोटेक्ट करना है। इंडिया ग्रीवेंस अगेंस्ट द यूएस, इंडिया के क्या ग्रीवेंसेस रहे हैं यूएस के अगेंस्ट। एक तो यूएस पाकिस्तान की मिलिटरली हेल्प करता है 1980 में, डिस्पाइट नोइंग कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, फिर भी यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प करी। यूएस हमेशा से सॉफ्ट रहा है पाकिस्तान के लिए,
और हार्ड रहा है इंडिया इंडिजीनियस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि देखो कितनी हिपोक्रेसी है यहाँ पे कि पाकिस्तान के लिए तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन इंडिया के लिए इंडिया जब हमने अपना इंडिजीनियस न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च किया 74 में और 1998 में, तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। क्रायोजेनिक इंजन डील बिटवीन इंडिया एंड रशिया वॉज ब्लॉक्ड बाय यूएस। ये यूएस जो है ना, ऐसे जब ये सैंक्शन और ये जो डील नहीं होने देता, ये इंडिया और रशिया के बीच में जो डील हो रही थी इसको रोक दिया। तो ये तभी करता है जब थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है यूएस इंडिया से, तो ये छोटी मोटी ऐसी चीज़ें करता है। यूएस कोलैबोरेट, क्योंकि सुपर पावर भी है ना, यूएस कोलैबोरेटेड विद चाइना ऑन न्यूक्लियर इश्यूज विच इंडिया कंसिडर अनफेयर। यूएस ने इन चाइना के साथ कोलैबोरेट किया था न्यूक्लियर इशू पे, जिससे इंडिया को लगा कि कितना अनफेयर है, कितना गलत है। इंडिया फेल्ट कि जो CTBT जो हमने ऊपर पढ़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि एंड द यूएस इग्नोर्ड इंडिया सपोर्ट फॉर फेयर ट्रीटी। जब यूएस इंडिया चाहता था कि एक फेयर ट्रीटी होनी चाहिए कि या तो सभी न्यूक्लियर कंट्रीज़ न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ बन जाए या फिर सब न्यूक्लियर कंट्रीज़ बन जाए, तो यूएस सपोर्ट नहीं करता था इंडिया को इस बात में। अब पढ़ते हैं रिलेशन इन न्यू मिलेनियम। अब हम न्यू मिलेनियम मतलब अब के समय में हमारा क्या रिलेशन है यूएस के साथ। वार्मिंग टाइज 1999। डिस्पाइट न्यूक्लियर सैंक्शन, यूएस रियलाइज़ कि इंडिया का जो न्यूक्लियर स्टेटस है वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि अब तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, इंडिया न्यूक्लियर कंट्री हो चुका है। इंडिया की इकनॉमी ग्रोइंग है, जिसके आप हमें पता है कि इंडिया जो है अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एंड द कंट्री रिमेन्ड डेमोक्रेटिकली स्टेबल भी, क्योंकि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिकली स्टेबल भी रही है, हमारी गवर्नमेंट भी स्टेबल है। ज़्यादा पाकिस्तान की तरह हमारी जो गवर्नमेंट है ये अनस्टेबल नहीं है, और हमारी मिलिट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मार्च 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया विज़िट करते हैं। बड़ा ही लैंडमार्क विजिट माना जाता है, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ रिन्यूड इंडो यूएस रिलेशनशिप। इस समय पे इंडिया और यूएस एक नया रिश्ता शुरू करते हैं 2000 में, जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया में विज़िट करते हैं। अब पढ़ते हैं कारगिल वॉर एंड डिप्लोमेटिक शिफ्ट्स। इन 1999 द कारगिल वॉर हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ, सबको पता है। द यूएस सपोर्टेड इंडिया एंड प्रेशर्ड पाकिस्तान। यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया था उस समय पे, और पाकिस्तान को प्रेशर किया था कि वो अपनी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से हटा ले, यानी उनकी जो मिलिट्री थी यहाँ पे इंडिया की एरिया पर, जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी जहाँ जहाँ पर भी, वो उसको हटा ले। क्लिंटन विजिट टू इंडिया लास्टेड फॉर 5 days, और सिर्फ 4 घंटे पाकिस्तान में, समझ रहे हो। क्लिंटन 5 दिन के लिए इंडिया में रहे और पाकिस्तान में 4 घंटे के लिए, जो कि सिग्नल करता है एक क्लियर डिप्लोमेटिक टिल्ट इंडिया के टुवर्ड्स। एक डिप्लोमेटिक टिल्ट यानी कि झुकाव, कि इंडिया के टुवर्ड्स उनका क्या स्टेटस है, उनका क्या नज़रिया है। बोथ साइड साइंड अ जॉइंट विजन स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर कॉन्परेशन, मतलब फ्यूचर में हम लोग कोऑपरेट करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट को साइन किया। अब हम दूसरे जॉर्ज डब्ल्यू बुश पोस्ट 2000 हमारे रिलेशन कैसे रहे। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ऐसे ही रिश्ते कंटिन्यूड रखे इंडिया के साथ, स्ट्रेंथन किया, उनको बढ़ाया। कॉल्ड इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजिक पार्टनर, कि हमारा इंडिया हमारा दोस्त है, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और चाइना को भी एक स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर समझा। इंडिया सपोर्टेड बुश नेशनल मिसाइल डिफेंस प्लान, जिसकी वजह से पूरा देश सरप्राइज़ हो गया कि इंडिया जो है इसको कैसे सपोर्ट कर रहा है। तो कारगिल वॉर क्या हुआ था, ये की टर्म्स हैं जो हम पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पाकिस्तान ने इंट्रूड कर दिया था लाइन ऑफ कंट्रोल में इंट्रूड, यानी कि उसमें घुसपैठ की, तो जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसको हम कारगिल वॉर भी बोलते हैं। NMD नेशनल मिसाइल डिफेंस एक यूएस डिफेंस इनिशिएटिव था टू इंटरसेप्ट इनकमिंग मिसाइल। इंडिया सपोर्टेड दिस आइडिया। यूएस ने एक डिफेंस सिस्टम बनाया
जिसकी वजह से अगर यूएस के टूवर्ड्स कोई भी मिसाइल आएगी तो वो पहले ही इंटरसेप्ट कर लेगा। जैसे अभी भी पाकिस्तान इंडिया का जो वॉर हुआ था उसमें हमारे डिफेंस हमने भी ऐसा एक डिफेंस सिस्टम बनाया कि इंडिया की टेरिटरी में जैसी कोई मिसाइल आएगी वो तुरंत हवा के अंदर उसको इंटरसेप्ट कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। अब पढ़ते हैं सितंबर 11 एंड आफ्टर। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो सितंबर 11 एक बड़ा ही मेजर इवेंट है यूएस की हिस्ट्री में, जिसको हम 9/11 भी बोलते हैं। सितंबर 11 में क्या हुआ था, यूएस में अटैक हो गया था बाय टेररिस्ट। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये एक बिल्डिंग थी जिसमें जो पाकिस्तान है, जो टेररिस्ट हैं, सॉरी नॉट मेंशनिंग पाकिस्तान, बट जो टेररिस्ट हैं उन्होंने इस ट्रेड सेंटर के अंदर एयरप्लेन हाईजैक करके उसमें अटैक किया। उस प्लेन के मदद से अटैक किया, मतलब उसमें ही बिल्डिंग में ही घुसा दिया। इंडिया इमीडिएटली ऑफर्ड अनकंडीशनल सपोर्ट टू यूएस लेड वॉर ऑन टेरर। इंडिया ने बड़ा मदद की कि हम भी तुम्हारे साथ टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। बट यूएस री एम्ब्रेस्ड पाकिस्तान। फिर भी यूएस मेड पाकिस्तान फ्रंट लाइन एलाई। पर आज भी पाकिस्तान जो है यूएस का एक फ्रेंड है इन द वॉर ऑन टेरर, जिसकी वजह से इंडिया बड़ा दुखी होता है कि इतना तो मतलब पाकिस्तान गड़बड़ करती है ये कंट्री, फिर भी यूएस इसको दोस्त मानता है। इंडिया की पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ था दिसंबर 13, 2001 में। टेरर अटैक्स हुए कश्मीर में। यूएस अर्ज करता है डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बट डिडंट एक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट पाकिस्तान। यूएस चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान फ्रेंड्स बनकर रहें, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी मतलब स्ट्रांगली एक्ट नहीं करता, एक्शन नहीं लेता टेररिज्म, जब पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है। इंडिया स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, ये लास्ट पैराग्राफ है इस यूनिट में, जो इंडिया यूएस के रिलेटेड जो भी दिया हुआ है उसका लास्ट पैराग्राफ है। इंडिया कट ऑल एयर, रेल एंड बस लिंक्स विद पाकिस्तान। जो टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता है उसके रिस्पॉन्स में इंडिया क्या करता है, जो लाहौर तक हमने बस चलाई थी वो भी बंद कर देते हैं। कोई रेल एयर लाइज हमारे लिंक्स नहीं है। मोबिलाइज ट्रूप्स एट द बॉर्डर पर सैनिक हैं, बट विड्रू लेटर टू शो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवॉइड न्यूक्लियर वॉर। बट बाद में विड्रू भी कर लिए थे, वो सारे ट्रूप्स हटा दिए थे ताकि कोई भी न्यूक्लियर वॉर ना हो इन फ्यूचर। ड्यूरिंग 2003 का इराक वॉर, इंडिया रिफ्यूज़ टू स्ट्रेंड ट्रूप्स विदाउट यूएन अप्रूवल। यानी यूनाइटेड नेशंस का जब तक अप्रूवल नहीं आया, इंडिया ने अपने ट्रूप्स नहीं भेजे थे, अपनी मिलिट्री नहीं भेजी। फर्दर असर्टिंग इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, यानी हम किसी की भी साइड नहीं लेंगे, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। सो दिस वाज इट, इंडिया यूएस रिलेशनशिप। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर कोई भी सजेशन है इस लेक्चर के लिए, क्योंकि ये न्यू चैनल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।